आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि 16 जनवरी से कोविड-19 का वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। पहले 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद 50 से ऊपर की उम्र वाले और 50 से कम उम्र वाले उन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी जो किसी बीमारी से परेशान है। वैक्सीन के लिए सभी लोगों को कोविन ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन कराए किसी को भी वैक्सीन नहीं दी जाएगी। और इन सब पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं इमरजेंसी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर तमोरिश कोल, फिजिशियन डॉक्टर परिणीता कौर और मेरे साथी अभय उपाध्याय। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाजरीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें। हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। डॉक्टर परिणीता, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। आजकल बहुत ज्यादा बर्ड फ्लू फैल रहा है, तो बर्ड फ्लू की बात पहले करते हैं। बहुत ज्यादा फैल रहा है और इसके जो सिम्टम्स हैं वो कुछ कुछ कोविड से मिलते जुलते हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कोविड जो है जिस हिसाब से अभी फैल रहा है, जैसे सीजनल फ्लू होता है वैसा ही है। अब हम कोविड के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। बर्ड फ्लू के साथ अच्छी खबर ये है कि अभी फिलहाल वो बर्ड्स में या पक्षियों में ही पाया गया है और उसको फैलने का या उसको जिन लोगों को हो सकता है वो जनरली वो बर्ड हैंडलर्स हैं या वो लोग हैं जो कि संपर्क में आते हैं बर्ड्स के किसी रीजन से। अभी तक जितनी भी खबरें हैं उसमें यही पता चला है कि जो वाइल्ड बर्ड्स हैं या जो डोमेस्टिक नहीं है, जिनको हम पाल नहीं रहे, उनमें नहीं है इतना। बट जो जैसे कि हस्बेंड्री में होते हैं या पोल्ट्री में है या फिर जो वाइल्ड बर्ड्स हैं, उनके अंदर ये पाया गया है। और जो लोग उनके कांटेक्ट में आते हैं उनके अंदर ये होने के चांसेस ज्यादा हैं। सो जैसे सीजनल फ्लू या कोविड में जो हल्की बीमारी रहती है जिसमें कि नाक बहना या सर्दी लगना, खांसी, छींक आना, उस तरीके के सारे सिम्टम्स बर्ड फ्लू के अंदर हो सकते हैं। और ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड भी बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं पता है इंसिडेंट्स जहां पे कि ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड भी होता है। बट जनरली जो है ये स्प्रेड पक्षियों से ही उन लोगों को आ सकता है जो कि कंटामिनेटेड फिशेस के साथ या उनके सिक्रीशंस के साथ डील करते हैं। तो डॉक्टर परिणीता, पोल्ट्री की जो बात करें, इसमें जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं उनको किस तरीके से एहतियात बरतना चाहिए? जैसे कई जगह तो इसको बैन भी कर दिया गया फिलहाल कुछ दिनों के लिए, सेल उसकी, जैसे दिल्ली की खबर आई है वहाँ पर मंडियों को भी बंद कर दिया गया है जहाँ इस तरीके से पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जहाँ इसका खरीद बिक्री होती है। तो लेकिन बाकी दूसरे स्टेट्स में अभी कुल मिलाकर 10 स्टेट्स में इसकी बात आ रही है, तो बाकी स्टेट में लोगों को क्या एहतियात बरतना चाहिए? जी, जहां तक कुक्ड खाने का सवाल है या एग्स का या पोल्ट्री को जिनको हम खाते हैं उनका सवाल है, अगर हम सही तरीके से कुक्ड खाना खाते हैं तो 70 डिग्री से ऊपर अगर कुक करके खाना खाया जाए तो फिर कंटामिनेशन के या स्प्रेड के चांसेस नहीं रहते हैं। तो अगर हम खाना, जनरली हमारा जो इंडियन खाना है वो हम पूरी तरह से पका कर खाते हैं तो उतनी तापमान पर जो वायरस है वो मर जाता है। तो हालांकि उसको खाया जा सकता है, लेकिन डर इस बात का होता है कि जब हम लेकर आ रहे हैं या जब हम कांटेक्ट में आ रहे हैं ऐसे बर्ड्स के या ऐसे एग्स के जो कि बर्ड्स के फिशेस से या उनके सिक्रीशंस से कंटामिनेटेड हैं, अगर हम उनको प्रयोग में लेके आ रहे हैं तो फिर हम लोगों को वो फैल सकता है। अगर हम उन्हें हाथों से अपने हाथों को टच करते हैं, मुंह को टच करते हैं, नाक को टच करते हैं, तो फिर वो स्प्रेड हो सकता है। कुक्ड खाने से कोई स्प्रेड नहीं होता है। तो अगर कोई इससे इन्फेक्टेड हो जाए कोई शख्स, तो फिर उसका इलाज कैसे करते हैं? क्या नॉर्मल फ्लू की तरह उसको ट्रीट करते हैं? जनरली इसका इलाज जो है वैसे ही करते हैं जैसे बाकी सारे फ्लू में किया जाता है। जैसे कि घर पे अपने आप को आइसोलेट करना, ज्यादा लोगों से नहीं मिलना, पानी का सेवन ज्यादा करना, और एक तरह की दवाई होती है जो कि हम जनरली सीजनल फ्लू, जनरली हम स्वाइन फ्लू के लिए यूज करते थे, उसको हम बर्ड फ्लू में भी यूज कर सकते हैं। हालांकि
बर्ड फ्लू के लिए ये कहा जाता है कि ये इतना ज्यादा कंटैमिनेटेड होता है, इतना ज्यादा इससे स्प्रेड हो सकता है कि 60% स्प्रेड, अगर स्प्रेड हो रहा है तो 60% चांसेस रहते हैं कि दूसरे किसी को भी स्प्रेड हो सकता है। तो क्योंकि ह्यूमंस में इतना नहीं पाया गया है तो अभी तक उसका इतना खतरा नहीं है, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि किसी को भी बर्ड फ्लू होता है तो उससे दूसरे को होने का चांसेस हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर तमोरिश कोल, जैसे कि डॉक्टर परिणीता ने कहा कि जो भी बर्ड के कांटेक्ट में आता है तो उसे बर्ड फ्लू होने के चांसेस ज्यादा हैं। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि जो लोग बर्ड से प्यार करते हैं वो अपनी बालकनी में या घर के कहीं आसपास उनके लिए पानी रख देते हैं या फिर खाने का सामान रख देते हैं। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उन्हें क्या एहतियात बरतनी चाहिए, क्या करें वो? डॉक्टर कोल, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? आ रहा है। जी। दरअसल तरन्नुम, उनकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। वो एक्सप्लेन तो कर रहे थे, जवाब दे रहे थे आपके सवाल का। डॉक्टर तमोरिश एक बार आप फिर प्लीज़ बोलें जिससे हम समझ सके कि कहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है। जी बिल्कुल, आपको सुन पा रहे हैं। हम अपने पीसीआर से भी गुजारिश करते हैं इस पर थोड़ा देखें, आपकी वॉल्यूम बढ़ाएं। ये बताना चाहते हैं कि बर्ड फ्लू ये बेसिकली वाइल्ड बर्ड जो अन्य देशों से आते हैं, जंगल में आता है, हमने देखा है उसमें होता है। और उसी से जो डोमेस्टिक बर्ड उसमें फैलने का चांसेस है। जनरली डोमेस्टिक बर्ड्स में ये नहीं होते हैं। अगर किसी के घर में बर्ड्स है और ये जो अभी स्थिति आया है कि बर्ड फ्लू का प्रकोप बढ़ रहा है, इस स्थिति में बर्ड्स को आप खाना और पानी दे सकता है, बस इमीडिएटली उसको हैंडल करने के बाद हाथ धो लीजिए साबुन से। और ये हम कर रहे हैं अभी कोविड के लिए, वही करें। और जितना कम जाना पाए तो उसमें उसके पास जाए। अगर कोई बर्ड का डेथ होता है तो इमीडिएटली उसको टच ना करके जो लोकल म्यूनिसिपैलिटी है उसको खबर देना चाहिए, जो ग्राम में पंचायत है उसको खबर देना चाहिए। तो जो एक्सपर्ट है वो आके बर्ड को लेके जाता है और उसमें स्टडी करके जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स है वो लेना पड़ता है। ये दो चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। एक मुश्किल डॉक्टर तमोरिश इसमें ये भी है मुश्किल कि जैसे रिहायशी इलाकों में अगर किसी को ऐसा शौक है या फिर बर्ड्स को वो खाना देते हैं, पानी देते हैं, तो बहुत बड़ी तादाद में पक्षी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तो उसमें कोई एक शख्स जो पानी दे रहा है, खाना दे रहा है, वो तो एहतियात बरत सकता है। क्या उसके आसपास भी एक कॉन्टामिनेशन फैलने का खतरा नहीं होता? देखिए, जो जहाँ पे ये बर्ड का खाना पानी देने का बात आता है, कंटामिनेशन का चांसेस हो सकता है। उसका बार ड्रॉपिंग से हो सकता है, बारिश जिस सरफेस में चल रहा है उसमें हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ जहाँ बर्ड फ्लू का ऐलान किया गया है, जिसमें कलिंग का बात चल रहा है, उसमें ये हरकत जो है, ये हैबिट अभी कुछ दिन के लिए रोकना और ऐसे बर्ड के पास जाना सही नहीं है। जी डॉक्टर परिणीता, आप कोविड की बात करेंगे। एक सर्वे में ये देखा गया कि कोविड ने जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर ज्यादा असर नहीं डाला है बनिस्बत इसके कि दिमाग पर उसने ज्यादा असर डाला है। आप क्या कहेंगी? जी, कोविड ने ना सिर्फ दिमाग पर या रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट डाला है, बल्कि अब ये मल्टी सिस्टम डिजीज के जैसे निकल कर आ रही है। बेसिकली तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर काफी असर आता है, जैसे कि फ्लू का असर आता है। जब ये हल्का पुल्का रहता है तो ये सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही अफेक्ट करता है। जब ये ज्यादा सीरियस हो जाता है तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का शेप ले लेता है और चेस्ट में दोनों तरफ के लंग्स को, फेफड़ों को अफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से कि आगे सांस की बीमारी आ सकती है। जी, लेकिन एक सर्वे में ये कहा जा रहा है कि इसने ज्यादा असर लोगों के दिमाग पर डाला है। ऐसा नहीं। बेसिकली अगर हम ये बोलें कि हाँ लोग चिंता में ज्यादा आ गए हैं तो हाँ कह सकते हैं, लेकिन अगर हम मेडिकली बात करें, हाँ एग्जैक्टली, तो क्योंकि इतना ज्यादा पैरानोया इसके साथ इफेक्ट हो गया है, इतना ज्यादा लोग डर गए हैं अपने घरों से बाहर निकलने में या लोगों से बातचीत करने में, जो कि कुछ हद तक ठीक भी है क्योंकि इसी से ही प्रिवेंशन आगे होगा। लेकिन इस बात का खतरा कि अगर हमें कोविड हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इस बात का जो खतरा है ये बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग पर असर करता है।
तो सबसे पहले क्योंकि हम इतने दिनों से कोविड को देख रहे हैं, तो अब हम जानते हैं कि किस तरीके की ये बीमारी है। तो देयर आर दो एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें ध्यान देना है कि माइल्ड डिजीज है या सिवियर डिजीज है। अगर हम सिर्फ यही माने कि नहीं, ये तो माइल्ड डिजीज है, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, जो भी है घर में रह के हो जाएगा, हम अपना नॉर्मल काम करते रहें, तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे हम स्प्रेड को बढ़ा रहे हैं और बीमारी के लिए जो एहतियात लेनी चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। होता क्या है कि लोग या तो उसको मानते हैं कि बहुत ही हल्की बीमारी है तो हम घर ही में ठीक कर लेंगे, या फिर बोलते हैं कि या तो बहुत ही खराब बीमारी है, इसका तो कोई अगर हो गया तो कोई इसका इलाज ही नहीं है। ये दोनों ही धारणाएं गलत हैं। हमें किसी भी बीमारी को सिम्टम वाइज लेना है। अगर माइल्ड है तो जैसे हम सीजनल फ्लू में पहले अपने आप को आइसोलेट करके घर में रहते थे, वैसे ही करना है। लेकिन किसी भी समय अगर हमें लगता है कि हमारी सैचुरेशंस खराब हो रही हैं, हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन सही से नहीं आ रही है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, तो इसको सीरियसली लेके इसको हॉस्पिटल तक लेके जाना है। तो अपने डॉक्टर से संपर्क में रहना है और जो डॉक्टरी सलाह है उसको मानना है, बजाय इसके कि हम व्हाट्सएप पे, गूगल पे और उस पे उन जरिए से अपनी नॉलेज इकट्ठा करें। जो भी हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इन्होंने इतना काम किया है। बिल्कुल डॉक्टर परिणीता, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, ये बर्ड फ्लू के रीजन क्या है मैडम? ये इसको कैसा इसका पूरा खात्मा करेंगे? क्योंकि हर 6 महीने में 1 साल में ऐसा बर्ड फ्लू आ रहा है इंडिया में। हेलो जी, तो कैसे बिल्कुल डॉक्टर परिणीता, डॉक्टर कोल जी कैसा क्यूर करेंगे जी बिल्कुल, आपका सवाल हमने ले लिया है, हम आपका जवाब लेते हैं। डॉक्टर परिणीता, डॉक्टर कोल, आपने इनका सवाल सुन लिया होगा कि वो हर साल बर्ड फ्लू क्यों आ जाता है, कैसे होता है और इसका खात्मा किस तरह से किया जाएगा? जी, देखिए, कोई भी फ्लू जो है ये हर सीजन में फ्लू आता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हर सीजन में थोड़ी बहुत जेनेटिक वेरिएशन होती है, थोड़ी म्यूटेशन होती है वायरसेस में, जिसकी वजह से वो पहले से ज्यादा सीरियस या पहले से कम सीरियस हो सकता है। तो इस वजह से हर सीजन में फ्लू तो आएगा ही, लेकिन वो ज्यादा इन्फेक्शियस है या कम इन्फेक्शियस है उसको देखना है। जैसे कि इस बार आया है जिसमें कि ज्यादा बर्ड्स जो हैं वो इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो जो वायरसेस होते हैं उनका कांस्टेंट म्यूटेशन होता रहता है, इसी वजह से इस तरीके की परेशानियां होती हैं। जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा, इवन स्वाइन फ्लू है या सीजनल फ्लू है, वो हर बार एक डिफरेंट इंटेंसिटी से आता है, क्योंकि ये वायरस है, ये हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। ये इसको जी डॉक्टर परिणीता, आपने जो बताया, हमने लगातार इस अपने प्रोग्राम में भी इसको डिस्कस किया है। डॉक्टर तमोरी, ये जो वायरस के म्यूटेशन वाली बात है, एक तो इसका खतरा तो हम लोग देख ही रहे हैं और इसके ऊपर भी आपका जवाब चाहेंगे कि जो वैक्सीन आ रही हैं, जो न्यू म्यूटेंट वेराइटीज़ हैं, उसके ऊपर क्या असर डालती हैं। साथ ही साथ हमने देखा कई जगह इक्का दुक्का ही खबरें आई हैं अभी वैक्सीनेशन के बाद डेथ की, लेकिन एक पुर्तगीज़ हेल्थ वर्कर की मौत हो गई फाइजर की वैक्सीन लेने के बाद। एक वैक्सीन के बाद एक डेथ की बात हमारे यहाँ भी आई, बाद में कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई कि वो पॉइजन की वजह से हुआ था। तो क्या इसके खतरे का आकलन, इसका एनालिसिस आप कैसे करते हैं? देखिए, आपने 2 सवाल किया है। पहले बात म्यूटेशन पे आते हूँ मैं। जैसे डॉक्टर परिणीता ने बताया कि हर वायरस म्यूटेट करता है, क्योंकि वायरस भी चाहता है कि वो सर्वाइव करे और इसीलिए वो म्यूटेशन करके और शक्तिशाली बनने का कोशिश करते हैं। और जितना भी वायरस को रेप्लिकेशन का मौका दिया जाए, दैट मीन्स जितना भी ये बीमारी फैलेगा उतना ही ये वायरस का म्यूटेशन हो सकता है। तो वायरस म्यूटेशन एक नेचुरल चीज़ है। हमारा कोशिश ये रहना चाहिए कि ये जो वायरस का जो फैलने का तरीका, हमने अभी सीख लिया है कि कोविड का एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स क्या है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे अगर किसी को कोविड का सिम्टम्स है उसको आइसोलेट करे, उसका ट्रीटमेंट करे, और जो सोशल बिहेवियर्स है जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, इसको अभी भी फॉलो करना है और फॉलो करके आगे बढ़ना है। वायरस म्यूटेशन स्टॉप करने का ये रास्ता है। जैसे अभी इंग्लैंड से खबर आया कि एक वायरस ने ऐसे म्यूटेट कर लिया कि वो ज़्यादा फैल रहा है, ऐसे साउथ अफ्रीका से भी खबर लाया।
और ऐसे 70-80 केसेस इंडिया में है। तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग और ये जो मेथड्स है इसको हम अभी फॉलो करें, सो दैट म्यूटेशन का चांसेस है वो कम रहे। सेकेंड सवाल आपने पूछा है वैक्सीन का साइड इफेक्ट्स। देखिए, वैक्सीन का और कोई भी दवाई का साइड इफेक्ट्स होता ही है, इसलिए अभी आपने देखा होगा जब हमने ड्राई रन कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं कि कोई भी साइड इफेक्ट्स है, जो छोटे है वो बड़ा है, हम उसको एलर्जिक रिएक्शन और सीवियर एलर्जिक रिएक्शन एनाफिलैक्सिस बोलते हैं, उसके मुकाबला करने के लिए सरकार ने पूरा व्यवस्था रखा है। और मेरा उम्मीद है कि हम जो है वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे ले जाएंगे और दुनिया में जो देश वैक्सीनेशन दे रहा है ऐसे ही हमारा भी परफॉर्मेंस रहेगा। अच्छा, एक बात मैं आप दोनों से जो भी आप जवाब दें मैं समझना चाहता हूँ। अभय जी मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी, हम सवाल पूछेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले सवाल ले लेते हैं। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? मैं निजामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी, अखिल अहमद मेरा नाम है। कि आए दिन आबादी में इजाफा हो रहा है और उसके साथ साथ ग़िज़ा का भी बहुत ज़्यादा मसला है, तभी बर्ड्स फ्लू आम होता जा रहा अभी थोड़े दिनों में शायद। उसकी वजूहात क्या है? मतलब बर्ड फ्लू के सवाल है मेरा। जी, अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो कुछ देर पहले ही डॉक्टर परिणीता ने बताया था कि बर्ड फ्लू क्यों होता है हर साल, इसकी क्या वजह होती है और इसके लिए क्या किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। अभय जी, आप एक सवाल पूछ रहे थे। हाँ, वही इसके जो म्यूटेशन के बाद हम उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसे पोलियो के लिए एक प्रॉपर एक प्रोग्राम चला हमारे यहाँ, फिर उसको तकरीबन इरेडिकेट कर दिया गया। तो एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पोलियो को लेकर अब डर नहीं मचता लोगों के दिलो दिमाग में, और ऐसा लगता है कि पूरे हमारे हिंदुस्तान में कम से कम पोलियो केसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं। तो क्या कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि कोरोना जैसी जो बीमारियां हैं इसकी अगेंस्ट वैक्सीनेशन इस तरीके से चलाया जाए कि ये भी रेडिकेट हो जाए, या फिर इसके वायरस का जो नेचर है उसकी वजह से ये मुमकिन नहीं है? जी, तो अभी क्योंकि ये नया वायरस है, इसके आगे ये कैसे बिहेव करता है अभी कहना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम वैक्सीनेट, जैसे हम स्वाइन फ्लू के लिए हम लोग हर साल वैक्सीनेट करते हैं, हम अपने एल्डरलीज को और जो भी वल्नरेबल ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं उन सबको बोलते हैं कि हर साल एक स्वाइन फ्लू वाला जो वैक्सीनेशन, जो हमारा इन्फ्लुएंजा वाला वैक्सीनेशन होता है, वो आप हर साल लगवाइए ताकि आप एटलीस्ट स्वाइन फ्लू से बचे रहें। तो अभी जिस हिसाब से हम ये वाले वैक्सीनेशन कर रहे हैं, वी विल कम टू नो इन ड्यू कोर्स की किस तरीके का रहता है, इसका भी रिस्पॉन्स कैसा रहता है। तो एटलीस्ट हम हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स को, वो लोग जो कि ज़्यादा इन दवाइयों, इन बीमारियों से इफेक्ट हो सकते हैं, उन लोगों को रेगुलरली अगर हम वैक्सीनेट करेंगे तो हाँ, ये पॉसिबल है कि हम एटलीस्ट जो सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ है उसको कंटेन कर पाएँ। और जिस हिसाब से हमारा ये वाला पैंडेमिक निकला है और जितने लोग इफेक्ट हुए हैं और जिस हिसाब से इफेक्ट हुए हैं, कम से कम उस तरीके का इफेक्ट आगे चल के आगे वाले सालों में ऐसा ना हो। जी, यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, सवाल बताइए, क्या पूछना है? जी, आपकी आवाज हमें आ रही है, अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना है? मुझे ये पूछना है। जी पूछिए। मेरा सवाल ये है कि अभी जो सेकंड कोरोना आया है, कि सेकंड कोरोना जो अभी आया है और इसका जो अभी आप बहुत परेशानी बढ़ रही है कोरोना की, और आप लोगों ने लस देने की तैयारी कर ली है और लस आप लोग दे रहे हैं, तो ये लस आपने बताया कि हेल्थ वर्कर, डॉक्टर और जितने भी हेल्थ से जुड़े लोग हैं इनको पहले दी जाएगी, उसके बाद 60 साल के बुजुर्गों को दी जाएगी। तो जितने इंडिया में खासदार, आमदार और इंडिया के सबसे प्रथम नागरिक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी
राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और राष्ट्रपति जी, क्या इनको ये वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी? जी बिल्कुल, आपका सवाल हमने सुन लिया है। डॉक्टर परिणीता, आप इसका जवाब दे तो बेहतर रहेगा। मेरे ख्याल से इनका सवाल बहुत लंबा था, लेकिन ये पूछना ये चाहते थे कि वैक्सीन सभी लोगों तक कब पहुंचेगी, आम लोगों तक कब पहुंचेगी, क्योंकि पहले तो हेल्थ वर्कर्स की बात हो रही है, फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात हो रही है, उसके बाद लगाई जाएगी जो 50 से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको लगाई जाएगी, लेकिन हर इंसान तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? जी, अच्छी बात यह है कि हमारे देश के अंदर ही ये वैक्सीन बन रही है, तो इसलिए, और बहुत काफ़ी तादाद में बन भी चुकी है। तो जैसे जैसे हम लोग शुरू करेंगे ये वैक्सीनेशन ड्राइव, उन लोगों को मिलेगी जो लोग की ज़्यादा डील कर रहे हैं इन वायरसेस के साथ, प्लस जिन लोगों को इस बात का खतरा है कि उनको वायरस जो है वो जल्दी अफेक्ट कर सकता है। इसलिए जैसे ही ये चरण खत्म होगा वैसे ही आगे भी लोगों को दिया जाएगा, और होपफुली इस साल के मिड तक मोस्ट ऑफ दी लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं हमारी कंट्री के, उनको ये वैक्सीनेशन लग चुका होगा। जी डॉक्टर तमोरिश कोल, ये जो वैक्सीनेशन होगा तो क्या ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी होगा? देखिए, अभी तक जो जानकारी है उसमें गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल भी शामिल है, बट अभी जो किसको देना होगा और जो सुपरवाइजरी पावर्स वो अभी गवर्नमेंट के पास है, बिकॉज अभी जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स और जिसको जो वल्नरेबल ग्रुप जिसका गवर्नमेंट का सुपरविजन में होगा, आगे आगे गवर्नमेंट प्लान करेंगे कि कैसे बाकी अस्पतालों को इसका परमिशन और पावर दिया जाए। एट प्रेजेंट इट इज ओनली विद द गवर्नमेंट। डॉक्टर तमोरिश, क्या जो ये वैक्सीन है इसको देने के पहले भी कुछ ऐसे टेस्ट होंगे जो करने होंगे हर एक इंडिविजुअल पर? क्योंकि मुझे याद है बचपन में कई जो हम लोगों को टीके दिए जाते थे तो एक बहुत छोटे क्वांटिटी में दी जाती थी पहले, कहीं कोई रिएक्शन तो नहीं बॉडी कर रही है उसको, तो क्या इसके लिए भी वही प्रोसेस अपनाई जाएगी? देखिए, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया है। नहीं, देने के पहले कोई टेस्ट अभी इंडिकेटेड नहीं है और दुनिया में कोई भी देश इसको टेस्ट नहीं कर रहा है। दो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किसी को एक्टिव कोविड है तो उस टाइम उसको वैक्सीनेशन नहीं दिया जाएगा, उसको कम से कम सिम्टम जब कम हो जाएगा उसके बाद 2 वीक्स वेट करना पड़ेगा। वैक्सीन लेने के तुरंत बाद हाफ एन आवर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा जहाँ पे वैक्सीन उसको मिला गया। उस टाइम पे अगर कोई उसको सिम्टम्स देखे, जैसे मैंने बताया एलर्जिक रिएक्शंस एंड अदर सिम्टम्स, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसके बाद भी उसके संपर्क में रहेंगे। अगर किसी को और भी कोई प्रॉब्लम होता है तुरंत वो उसी वैक्सीन सेंटर और नहीं तो किसी डॉक्टर हॉस्पिटल को रिपोर्ट कर सकते हैं। जी डॉक्टर परिणीता, अब वैक्सीनेशन की डेट नजदीक आ रही है, बहुत जल्दी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। तो अभी जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सर ने कहा कि वहां पर भी वैक्सीनेशन होगा और सरकारी अस्पतालों की बात करें तो वहां पर भी होगा, तो वहां पर अभी हेल्थ वर्कर्स की क्या किसी तरह की कोई ट्रेनिंग चल रही है वैक्सीनेशन को लेकर? ड्राई रन के अलावा, ड्राई रन तो हो चुका, उसके अलावा भी क्या किसी तरह की कोई ट्रेनिंग चल रही है? जी हाँ, गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया है कि ड्राई रन्स जो करे हैं उनसे ये इंश्योर किया है कि बहुत ही स्मूथली ये सारा का सारा प्रोसेस हो जाए। उन्होंने ऑफिशियल्स भी नियंत्रण किए हैं जो कि आके और हम सबको गाइड करते हैं। हमारी इमरजेंसी सर्विसेज में, हमारे हॉस्पिटल में ये ट्रेनिंग हो चुकी है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये ट्रेनिंग हो चुकी है, जिससे कि जब 16 तारीख से ये वाला ड्राइव स्टार्ट होगा तो सारा स्मूथ प्रोसेस हो जाए और किसी भी तरह की कोई अड़चन जो है वो इस वैक्सीनेशन ड्राइव में ना आए। तो ये रेगुलर ट्रेनिंग्स हुई भी हैं और चल भी रही हैं, और कुछ लोग जो हैं वो इसी चीज़ के लिए अपॉइंट कर दिए गए हैं जो ये सारे प्रोसेस को ओवरसी भी करेंगे, और जो ऑफिशियल्स एक्चुअल ड्राइव के टाइम पे आएंगे उनकी हेल्प के लिए भी वहाँ पे रेडी रहेंगे। प्लस जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है हमारे यहाँ का, उन सबको भी वो वाली ट्रेनिंग दी जा चुकी है। हाँ डॉक्टर परिणीता, जैसे अभी तो गवर्नमेंट इसके ऊपर खास ध्यान रख रही है, अभी पहला फेज है वैक्सीनेशन का शुरू होगा, और इसकी एक बड़ी वजह शायद ये भी है कि अभी उतने नंबर्स में जितनी रिक्वायरमेंट है वो अभी फ़िलहाल हमारे पास वैक्सीन नहीं है। 2-4-5 महीने के बाद जब कुछ और भी कंपनीज़ हैं जो कि जिनको अगर लाइसेंस मिल जाता है तो क्या ये सिचुएशन भी आ सकती है कि
ये फ्री जैसे बाकी दवाएं मिलती हैं मेडिकल स्टोर्स पर, वैसे ही ये वैक्सीन भी अवेलेबल होंगी और लोग खुद से लेकर इसको लगवा सकें? जी, आई थिंक ऐसा टाइम ज़रूर आएगा, बट ये वाला जो प्रेरोगेटिव है अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट के पास है कि वो क्या प्राइस इसके लिए निश्चित करती है। अभी फ़िलहाल के लिए जो फर्स्ट फेज़ है इसमें फ्री में दे रहे हैं, बट आगे जाके क्या होगा दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू डिसाइड। बट आई एम श्योर कि क्योंकि इंडिया में बन रहा है, हमारे यहाँ के लोग ही बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन में रखी जाएंगी और गवर्नमेंट इज़ considerably working on this. जी, डॉक्टर तमोरिश कोल, अभी हमारे पास वक्त कम है तो आपका जवाब मैं बहुत शॉर्ट में चाहूंगी। जैसे अभी कोविन ऐप है, उस पर जो हेल्थ वर्कर्स है या फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स है, उनको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका डेटा जो है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है। तो जब बाद में वैक्सीनेशन शुरू होगा आम लोगों के लिए, तो क्या ये जो हेल्थ वर्कर्स है ये उन लोगों को कोविन ऐप के बारे में भी समझाएंगे कि किस तरह से रजिस्टर आप उस पर कर सकते हैं? देखिए, कोविन ऐप एक बढ़िया सिस्टम गवर्नमेंट लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। कोविन ऐप अभी एक्टिवेटेड नहीं है, अभी आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। जब ये एक्टिवेटेड होगा तब सबको जानकारी दिया जाएगा और एक फॉर्म होगा उस ऐप के अंदर, एंड वो फिलअप करने के बाद गवर्नमेंट एक प्रायोरिटी सिस्टम बनाया है, उस हिसाब से आपके पास इंफॉर्मेशन आएगा। अगर आप पूछ सकते हैं कि जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है और मोबाइल फोन नहीं है वो कैसे आएंगे, वो लोकल जो अथॉरिटीज है, जैसे पंचायत हो गया, म्यूनिसिपैलिटी हो गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो उनके पास जाएंगे और उनका डेटा कोविन ऐप में फिल करेंगे। तो दोनों व्यवस्था सरकार ने कर रखे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कोल और डॉक्टर परिणीता, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।